नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 19 अगस्त 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एक्सप्लेन पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो एक कमेंट आया हुआ था जिसमें बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है कि सर वीडियो आप थोड़ा जल्दी अपलोड करो। देखो अभी ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, क्लियरली मना कर रहा हूँ मैं ये चीज़। सुबह का वीडियो और शाम का वीडियो जो ये रूटीन है एग्जैक्टली यही रूटीन फॉलो होता रहेगा। आपके लिए एक सजेशन है कि आप क्या कर सकते हो, आप एक दिन डिले से पढ़ना शुरू कर दो तो आपको दोनों वीडियोस एक ही टाइम पे मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे आज 19 अगस्त का एडिटोरियल सुबह मैंने 8 बजे डाल दिया और 19 अगस्त का न्यूज़ और एक्सप्लेन पेज का पार्ट है वो शाम को 8 बजे डाल दिया। तो आप इसको 20 अगस्त को देखो ना, तो इससे क्या हो जाएगा, आपको दोनों वीडियोज एक साथ मिल जाएंगे, आपका टाइम भी ख़राब नहीं होगा और ये थोड़ा सा आपका एडजस्टमेंट मेरे लिए हेल्पफुल हो जाएगा क्योंकि मैं अभी आपके लिए एक्सक्लूसिवली न्यूज़पेपर के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ। इसके लिए मैं सॉरी बोलूँगा, पर आप लोग बस कॉपरेट करते रहिए, आपको डेफिनेटली हाँ मिलेगा ज़रूर वीडियो। और अगर नहीं कभी मिल भी नहीं पाया ना तो मैं डेफिनेटली आपको पहले इन्फॉर्म करूँगा, कोई भी अगर वजह निकल के आती है कि मैं किसी वजह से आपको वीडियो नहीं दे पाऊँ तो ठीक है। तो ऐसे में आपके साथ धोखा तो मैं करूँगा नहीं, ओके। बस कॉपरेशन आपका चाहिए और उसका तरीका मैंने आपको बता दिया है, ओके। और एक आज यहाँ पर फर्स्ट जो आप देख लेते हैं, खैर बातें बहुत हो गई, पहले हम देख लेते हैं ये इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ सेक्शन है, कौन कौन सी न्यूज़ हम बात करेंगे। एक तो कॉलेजियम ने देखो 8 हाई कोर्ट के जजेस के और एडवोकेट्स के नेम रिकमेंड किए हैं सुप्रीम कोर्ट में जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए, और उनमें आप देख सकते हो 3 जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की लाइन में खड़े हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आर्टिकल जानेंगे। दूसरा हम यहाँ पे जानेंगे कि गर्ल्स की एंट्री के लिए भी अलाउ कर दिया गया है, जो एनडीए की एग्ज़ाम होती है ना उसके लिए, जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है उसमें अब गर्ल्स को भी अलाउ कर दिया गया है, एक ये न्यूज़ है। इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पर कि रिकवरी देखने को मिल रही है जॉब्स में, वेजेस में, ठीक है, वो थोड़ा बहुत जानेंगे। इसके अलावा थोड़ी थोड़ी और तो बाकी इतनी कुछ है नहीं कि किस तरीके से इंडिया ने अपनी एम्बेसीज को वहाँ से निकाला है, ओके। और तालिबान के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट देखने को मिला तो 3 लोगों की डेथ हो गई, ओके, मतलब उन लोगों को मार दिया बेसिकली, ये कहा जा रहा है। दूसरा इधर आप देख सकते हो जो हामिद करजई फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान 2001 में बने थे, और इधर आप देख सकते हो तालिबान के लीडर्स ये एक साथ बैठ करके बातचीत कर रहे हैं। तो एक तो देखो इंटरिम गवर्नमेंट का प्रोविज़न की डिमांड चल रही है मेन तो, कि कैसे भी करके 6 महीने के लिए एक ऐसे टेम्प्रेरी गवर्नमेंट बना दी जाए, फिर उसके बाद में स्मूथ ट्रांजिशन करके फिर बाद में एक गवर्नमेंट ऐसी बने जो कि फुल्ली रिप्रेजेंट करे अफगानिस्तान के सब लोगों को। अब देखो बात तो बहुत अच्छी अच्छी हो रही है, आउटकम क्या होता है वो टाइम बताएगा। और इससे रिलेटेड हमने देखो बहुत सारे एडिटोरियल पे आर्टिकल्स देखे हैं, एक्सप्लेन पेज भी बहुत डिस्कस कर लिया है। तो बाकी कुछ अगर नया है तो एक बार आप खुद नज़र डाल लेना, बाकी मुझे लगता नहीं कि हमें इससे ज़्यादा कुछ नॉलेज की और ज़रूरत है, ठीक है। बाकी अगर कुछ और एडिटोरियल पेज आप फॉलो करते रहो, उसमें क्या पूरा पर्सपेक्टिव क्लियर होता है, ठीक है। आगे देखते हैं कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। कल हमने जल जीवन मिशन के ऊपर एक आर्टिकल देखा था, एक रिपोर्ट देखी थी, है ना। उस रिपोर्ट का खंडन करते हुए जो बिहार के मिनिस्टर हैं उन्होंने अपनी तरफ से डेटा रिलीज़ किया है। वैसे तो कल कमेंट आ चुका था एक स्टूडेंट का कि सर ये जो रिपोर्ट है ये गलत है, और बिहार का मैंने अभी पोर्टल चेक किया, बिहार 7th रैंक पे आ रहा है, जबकि जल जीवन मिशन के रैंक के हिसाब से देखिए तो इंडियन एक्सप्रेस ने प्रिंट किया था कि बिहार 4th रैंक पे आ रहा है, जो टैप्ड वाटर अवेल कराने के लिए रूरल एरियाज़ में हर एक हाउस होल्ड को, ठीक है। तो उस चीज़ का खंडन देखो बिहार के मिनिस्टर ने भी किया है, वो भी जानेंगे। इसके अलावा फिर हम जानेंगे किगाली अमेंडमेंट से संबंधित कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 में आया था ओजोन डिप्लीशन को रोकने के लिए, उसी में अमेंडमेंट किया गया किगाली में, और उस किगाली अमेंडमेंट को इंडिया ने रेटिफाई करने का डिसीजन ले लिया है। एक तो ये, दूसरा यहाँ पर सोमनाथ टेम्पल में एक मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि ये जो एक पेव्ड वॉकवे होता है ना उसको बोलते हैं प्रोमेनेड, ठीक है। प्रोमेनेड का मतलब हो गया कि जो पेव्ड फुटपाथ होता है ना, जिस पे एकदम डिमार्केटेड होती है लाइन, या फिर कुछ प्लेटफॉर्म सीमेंटेड मार्क से एक आपने प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया जिस पे आप आराम से घूम फिर सकते हो, ठीक है, जो शहर कर सके हो, है ना, आराम से घूम फिर सको, उस चीज़ का अनाउंसमेंट किया है। तो यहाँ पर एक स्कीम का नाम है प्रसाद स्कीम, उस स्कीम के तहत ये किया जा रहा है। तो इस आर्टिकल में ज़्यादा कुछ तो इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तो सोमनाथ, ठीक है, सोमनाथ कहाँ पर लोकेटेड है, गुजरात के वेरावल में, ठीक है, वहीं पर लोकेटेड है, नंबर 1। दूसरी चीज़
ये जो सोमनाथ वाला जो पोर्शन है वो गुजरात का, अगर मैप देखोगे तो इस तरीके से मैप बनता है गुजरात का, राइट। तो यहाँ पर साउथ में पड़ता है ये, मतलब ये ऊपर वाला तो कच्छ पेनिनसुला है, और साउथ वाला ये नीचे वाला जो है वो सौराष्ट्र पेनिनसुला है, काठियावाड़ पेनिनसुला भी इसको बोला जाता है, ठीक है। वहाँ पर लोकेटेड है सोमनाथ। ओके, तो एक तो आपको प्रसाद स्कीम के बारे में अच्छे से पढ़ना है, PRASHAD, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। इसके अलावा देखें, कैबिनेट ने पाम स्कीम को अप्रूवल दिया है नॉर्थ ईस्ट के लिए और अंडमान निकोबार आइलैंड के लिए, इसमें देखेंगे। इसके अलावा एक्सप्लेन पेज पे एक आर्टिकल देखेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट से रिलेटेड, कि राइस फोर्टिफिकेशन का अप्रूवल दिया गया है। अभी इंडिपेंडेंस डे का जो स्पीच था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, वैसे तो देखो हमने 16 अगस्त को जो एक स्टूडेंट ने मेरे से पेपर शेयर किया था उसमें हमने डिस्कस भी किया था, वो थोड़ा ब्लर सा पेपर था, याद होगा आपको, तो उसमें पूरी डिटेल देख ली थी, वो डिटेल्स रिपीट होंगी, एक रिवीजन मात्र आप इसको समझो। इसके अलावा पावर सेक्टर की अगर बात करें तो घाटा लगातार बना हुआ है, कुछ टारगेट्स बताए जा रहे हैं और साथ में जो एस्टिमेट लगाया जा रहा है बोलो वो ग्रोसली इन्फ्लेटेड है, मतलब जितना एक्चुअल में घाटा हो सकता है डिस्कॉम्स को, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है पावर सेक्टर में काम करने वाली, उससे ज़्यादा पावर मिनिस्ट्री ने एस्टिमेशन लगा लिया। तो वो एस्टिमेशन क्या है, उसकी बजाय हमारा इंपॉर्टेंट ये है कि अभी पावर मिनिस्ट्री टारगेट क्या कर रही है, ठीक है। दूसरा हम यहाँ पर जो देखने वाले हैं वो है NDB जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, उसमें जो कॉमर्स मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है, ब्रिक्स के जो इंडस्ट्री मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग हुई है, तो हमारी तरफ से पीयूष गोयल जी ने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। तो उनका क्या स्टेटमेंट है वो जानेंगे। बाकी न्यूज़पेपर में इतना कुछ है नहीं जो हम पूरा डिटेल में समझें, क्योंकि और चीज़ें हमारी मोर और लेस कवर्ड है। देखते हैं डिटेल में बची हुई चीज़ों को। फर्स्ट आर्टिकल है, फर्स्ट न्यूज़ है, कॉलेजियम ने रिकमेंड किया है 8 हाई कोर्ट के जजेस का नाम और एडवोकेट्स का, और 3 जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की लाइन में हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हो 3 इंडिविजुअल कौन है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकते हैं अगर कॉलेजियम के इन रिकमेंडेशंस को मान लिया जाता है। तो एक तो है यहाँ पर आप देख सकते हो एडवोकेट नरसिम्हा, ये ठीक है, ये कर्नाटका मतलब एडवोकेट है, ठीक है। दूसरे हैं कर्नाटका हाई कोर्ट की जज, ठीक है, नागर थाना, ये सेकंड लेडी जो है, ठीक है। और गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है विक्रम नाथ। अब इन तीनों में से जो भी अपॉइंट होता है मान लो, ठीक है, तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की लाइन में लग जाएंगे, क्योंकि सीनियोरिटी वाइज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे यहाँ पर अपॉइंट होते हैं। तो अगर मान लो ये जो बीच में इंडिविजुअल जो है लेडी, ओके, जो कर्नाटका हाई कोर्ट की जज हैं नागर थाना, अगर इनका अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट में होता है तो फिर ये देखो पहली इंडिया की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएंगी। पर वही बात है कि कॉलेजियम ने जो रिकमेंडेशन दी है उस रिकमेंडेशन को माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, ये डिपेंड करता है प्रेसिडेंट के ऊपर, और प्रेसिडेंट जो है वो किसकी एड एंड एडवाइस पे डिपेंडेंट है, वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विच इज़ बीइंग लेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। कल परसों एक कमेंट था कि किस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको जो हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट है, ठीक है, ये बात ठीक है कि वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है हाई कोर्ट में जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर, राइट। पर उसमें मैंने जो बताया था आपको कि जो कॉलेजियम है, हाई कोर्ट का जो कॉलेजियम है, उसमें उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस प्लस में 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, और वो नेम रिकमेंड करेंगे किसको, एक तो लॉ मिनिस्ट्री के पास लिस्ट जाएगी, एक नाम जाएगा उसका किसके पास में, गवर्नर के पास में, और एक जाएगा किसके पास में, इधर आप देखोगे जो प्रेसिडेंट है उनके पास में, मतलब ये जो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम है उनके पास में। तो यहाँ पर ये जो गवर्नर वर्ड लिखा है ना, इसका मतलब आप समझो स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर काम कब करेंगे भाई, उस कमेंट में बार बार ये लिखा हुआ आ रहा था कि नाम जो है वो चीफ मिनिस्टर को भेजा जाएगा। अजी बिल्कुल चीफ मिनिस्टर को भेजा जाएगा, पर अल्टीमेटली रिकमेंडेशन किसके नाम पे होगी, सरकार में। अगर केंद्र सरकार में कोई भी काम हो रहा है ना, तो ये ध्यान रखना प्रेसिडेंट का नाम जरूर आएगा वहां पर, और अगर गवर्नर का नाम, अगर और स्टेट गवर्नमेंट में कहीं पे कुछ काम हो रहा है तो गवर्नर का नाम जरूर आएगा, चाहे काम फिर वहां पर सीएम ही क्यों ना कर रहा हो। तो ये जो नाम रिकमेंड किए जाएंगे हाईकोर्ट की कॉलेजियम के द्वारा, वो नाम जाएंगे कहां पर, गवर्नर के पास में। तो गवर्नर काम कब करेंगे भाई, वहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जिसको लीड कौन करता है, सीएम। तो सीएम के पास में नाम लिखो या गवर्नर, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस के ऊपर गवर्नर नाम लिखा जाएगा। तो इस चीज को आप थोड़ा करेक्ट करो। दूसरी चीज, ये बात ठीक है कि इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के अंदर जो हाईकोर्ट का कॉलेजियम होता है उसमें उस पर्टिकुलर हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस और प्लस में 4 हाईकोर्ट के जजेस, सीनियर जजेस की बजाय अब प्रैक्टिस में
चीफ जस्टिस के अलावा 2 सीनियर मोस्ट जजेस को ही लिया जा रहा है। ये भी प्रैक्टिस में है। ये चीज इंडियन एक्सप्रेस में भी बार बार रिपीटेडली बताई जा रही है। पर मैंने जो आपको बताया था वो हॉलिस्टिक इमेज बताई थी, पूरी एक पिक्चर कि क्या होता है अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो। ठीक है, आप ये प्रोसेस बता करके ये कह सकते हो कि ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसमें कुछ वेरिएशन आते रहते हैं। राइट, जो मैंने बताया वो बिल्कुल स्टैंडर्ड है। ओके, इसके अलावा एनडीए में देखो, आपको पता ही है वुमेन को अलाउ कर दिया गया है, वो भी एग्जाम में बैठ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली है। ठीक है, और एनडीए आपको पता ही है नेशनल डिफेंस एकेडमी। और वैसे देखो आर्मी में एंट्री के लिए 3 तरीके होते हैं। उन 3 तरीकों की अगर बात करें तो यहां पर देख सकते हो, एक तो एनडीए के थ्रू, एक होता है ओटीए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी उसके थ्रू, और तीसरी होती है इंडियन मिलिट्री एकेडमी। इन तीनों के बेसिस पे एक इंडिविजुअल आर्मी में एंट्री ले सकता है। ओके, तो अब ऐसे में ये जो ओटीए जिसको हम ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी बोल रहे हैं और आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी बोल रहे हैं, इनमें तो देखो वुमेन को पहले ही अलाउ किया हुआ था, अब एनडीए में भी अलाउ कर दिया, तो ऐसे में अब मिलिट्री के अंदर कंडक्शन इनके थ्रू भी हो पाएगा। तो ये चीज़ है, और ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव है अपने आप में एक कदम जो अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो गवर्नमेंट को गाइड या डायरेक्शन दी गई है। इसके पहले आपको पता ही है पिछले साल की है कि हमारे यहाँ पर वुमेन का जो एसएसबी के थ्रू रिक्रूटमेंट होता था ना, शॉर्ट सर्विस बोर्ड के थ्रू, उनको भी परमानेंट कमीशन में कन्वर्ट करने का अप्रूवल सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया था। तो ये प्रोग्रेसिव कदम है कि हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ इतनी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने लायक नहीं है, बस एक आइडिया लेना ज़रूरी है कि जॉब मार्केट में देखो फिर से हल्का सा आप देख सकते हो राइज देखने को मिल रहा है। वेजेस हैं उनमें भी राइज देखने को मिल रहा है, वो शार्प जंप है, बट कोविड स्ट्रेस अभी तक भी लगी हुई है, उसका डर अभी भी बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें देखो एनकरेजिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेबर मार्केट में आप देखो सैलरीज अच्छी खासी इंक्रीज हो रही हैं, पर ये जो डेटा है ना अप्रैल जून 2021 का है। ठीक है, ऐसे में ये फर्स्ट क्वार्टर हो गया कोविड-19 के बाद का किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर का। ठीक है, वो बात तो सही है कि अप्रैल जून वाला जो क्वार्टर था उसी में सेकंड वेव आई थी, पर डर तो अभी भी थर्ड वेव का भी तो है। तो ऐसे में ये सिल्वर लाइनिंग तो है अभी भी, पर डर जो है वो आपको पता ही है कि कोविड की अगर थर्ड वेव आ गई तो चिंता की बात बनी रहेगी। बाकी न्यूज़ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। जल जीवन मिशन, इसमें भी देखो करेक्शन की बात आई है। बिहार के मिनिस्टर ने ये कहा है कि बोले सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो डेटा रिलीज़ किया है वो बोला बिल्कुल गलत है। जो गवर्नमेंट ने बोला ना कल कि हमने 2019 से लेकर अब तक 1.46 करोड़ टैप्ड वाटर अवेल करा दिए, मतलब नल से जल प्रोवाइड किया है गाँव के अंदर, तो बोलो उसमें रियल में जो जल जीवन मिशन है ना, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, उसमें तो केवल 8.44 लाख टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड किए गए हैं। बचे हुए जितने भी कनेक्शन है ना, बोला बिहार में ऑलरेडी 2 स्कीम्स चल रही है, उन स्कीम्स के तहत मिले हैं, जिसमें एक तो है हर घर नल का जल, ये स्कीम नीतीश कुमार ने 2015 से इंप्लीमेंट कर रखी है, और एक है NRDWP। तो आप देखो फिगर क्या आ रहा है कि हर घर नल का जल, इसके अंदर तो कितनी नल का कनेक्शन दिया गया है, 152.16 लाख लोगों को, हाउस होल्ड्स को, और जल जीवन मिशन में केवल 8.44। तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है ना उसमें तो एक्चुअल फिगर कितना होना चाहिए, 8.44, पर वहां पर पहले से एक स्कीम चल रही थी जिसका नाम क्या है, हर घर नल का जल। उस स्कीम का फायदा उठा लिया उस डेटा को, और फिर बाद में शो कर दिया कि जल जीवन मिशन के तहत इतने कनेक्शन दे दिए। तो ये डेटा इंटरप्रिटेशन है ना, इसमें कहीं पर भी मिस्टेक आती है तो वो वाकई में गड़बड़ है, गलत चीज़ है ये। ठीक है, और ये चीज़ वहाँ पर नीतीश कुमार की सरकार में जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा ये क्लियर किया गया है। झा साहब हैं, संजय कुमार झा, उन्होंने ये क्लियर किया है। ये देखो, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया ने देखो डिसाइड कर लिया है कि किगाली अमेंडमेंट जो हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, उसको हम रेटिफाई करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये हो जाती है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है। देखो 1989 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था वो आया था। प्रोटोकॉल का मतलब हो गया एक एग्रीमेंट और कुछ कानून बनाए गए थे। अब आप मानो कि आपके दिमाग में आ गया होगा कि किस चीज़ से, क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। इसमें मेन काम क्या था कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन गैस है उसकी डिप्लीशन को रोकना, उसके डिस्ट्रॉय होने से उसको बचाना। क्योंकि हमारे यहाँ पर आज तो चलो ठीक है कि टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है, पर उस टाइम पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, CFC बहुत यूज़ होता था एयर कंडीशनर्स में, या जो रेफ्रिजरेंट
इंडस्ट्री है जहाँ पर कूलिंग का काम होता है वहाँ पर, तो ये जो CFC जब एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाता है ना, तो फिर बाद में वो ओजोन को डिप्लीट करता है ओजोन के साथ में रिएक्शन करके। तो इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन को के यूज़ को रोकना, इससे क्या होगा कि ओजोन में जो सदर्न पोल के ऊपर एक होल बन रहा था, होल का मतलब हो गया कि ओजोन की जो कंसंट्रेशन थी, ठीक है, मतलब कंसंट्रेशन रहती है ना स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन की, वो कम होने लग गई थी। तो उसको वहां पर कंसंट्रेशन को रिकवर करना और ज्यादा डिप्लीट होने से रोकने के लिए ये 1989 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था। तो ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को यूज करने से रोकने से था। फिर क्या होता है देखो, इसी तरीके का डिसीजन, अब ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्लियर है। अब इसी का एक एडवांसमेंट आता है 2016 में, क्योंकि ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन था इसको अगर आप यूज नहीं करोगे तो कूलिंग की जरूरत थोड़ी ना बंद हो गई, जरूरत तो अभी भी है। तो इसके रिप्लेसमेंट के तौर पे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, जो कि लगभग 19 गैसेस का एक कॉम्बिनेशन है, उसको यूज करना शुरू कर दिया और एक्सटेंसिवली इसका यूज हुआ एयर कंडीशनिंग में और रेफ्रिजरेंट इंडस्ट्री में। पर हुआ क्या कि एक तरफ जहां अपने ओजोन डिप्लीशन को रोकने के लिए CFC को आउट करके HFC को यूज करना शुरू किया था ना, अब वो HFC क्लोरोफ्लोर इसका ओजोन का डिप्लीशन तो नहीं कर रही थी, पर ये ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने लग गई थी। आप ये देखो कि कार्बन डाइऑक्साइड से ये बहुत ज्यादा घातक साबित हुई, ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग में और ज्यादा इसने पार्टिसिपेट किया। तो ऐसे में अभी किगाली जो अमेंडमेंट लाया गया ना इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ही जो चेंज लाया गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में तो क्या था, CFC के कंट्रोल को की बात, अब HFC के कंट्रोल की बात कर दी किगाली में। तो उसमें क्या टारगेट है कि 2050 आते आते हम HFC के यूज को कंप्लीट फेज आउट कर देंगे। तो जब ये सेंचुरी खत्म होगी तब तक हम टेम्परेचर राइज को 0.5 डिग्री सेल्सियस तक कम कर पाएंगे। तो ऐसे में इस किगाली अमेंडमेंट को रेटिफाई करने का डिसीजन यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना ने अभी प्रीवियसली कुछ मंथ पहले ही लिया है और अब इंडिया ने भी ले लिया है। तो 1989 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो मैं बता चुका हूं, और किगाली अमेंडमेंट जो है वो किगाली नाम क्यों पड़ा है, मॉन्ट्रियल तो आपको पता ही है कहां पर है, कनाडा में। अब किगाली की बात करें तो रवांडा की कैपिटल, वहां पर ये मीटिंग हो रही थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर में ही, ठीक है। तो वहां पर ये अमेंडमेंट लिया गया, इसीलिए इसको बोल दिया किगाली अमेंडमेंट, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, मेन तो कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को फेज आउट करने के लिए काम, और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से थ्रेट क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्या थ्रेट था, ओजोन डिप्लीशन, ठीक है। और आपको पता ही है IPCC की अभी रिसेंट न्यूज आई, उसमें बता ही दिया कि ऑलरेडी जब हम कंपेयर करें ना इंडस्ट्रियल एरा से पहले का टाइम, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था उसके पहले के टाइम से आज को कंपेयर करें तो ऑलरेडी 1.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो राइज हो चुका है हमारे प्लेनेट का। और अगर हमें टारगेट रखना है कि वाकई में 2 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर बड़े इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले के टेम्परेचर के कंपैरिजन में, तो हमें और इस तरीके के कदम उठाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये है पूरा मुद्दा। और दूसरी तरफ आप देख सकते हो यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना दोनों वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और लार्जेस्ट कंज्यूमर हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के, ठीक है, ये HFCs के। तो ये चीज़ आउट होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, और चाइना ने US ने रेटिफाई कर दिया, तो इंडिया को रेटिफाई करना अपने आप में एक अच्छी बात है। ये आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है वो है कैबिनेट ने देखो ऑयल पाम स्कीम को अप्रूवल दिया है, और ज़्यादा फोकस किस पे किया जाएगा, नॉर्थ ईस्ट और अंडमान निकोबार में। यहाँ पर फोकस क्यों किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो क्लाइमेट है ना ये है ट्रॉपिकल क्लाइमेट, और ट्रॉपिकल क्लाइमेट में भी इक्वेटोरियल इफेक्ट ज़्यादा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, मलेशिया, इंडोनेशिया, और मलेशिया और इंडोनेशिया में पाम का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो बोला ऐसी कैसी क्लाइमेट जब हमारे पास में हमारी टेरिटरी में अवेलेबल है तो क्यों हम पाम ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। आज हमारी जो पाम ऑयल की डिमांड है उसका 98% तो हम इंपोर्ट करते हैं, तो क्यों ना हम नॉर्थ ईस्ट में और अंडमान निकोबार में पाम की एग्रीकल्चर को, कल्टीवेशन को एक्सपेंड करें। और इसी चीज़ के लिए नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल पाम NMEOOP ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम स्टार्ट की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी, और इसको अप्रूवल दे दिया गया है कैबिनेट के द्वारा, ठीक है। तो ये एक एनकरेजिंग बात है। साथ में नॉर्थ ईस्ट और अंडमान निकोबार आइलैंड ही क्यों चूज की ये बता दिया मैंने, क्योंकि इक्वेटोरियल क्लाइमेट की ज़रूरत है या फिर ट्रॉपिकल क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट है, तो वो चीज़ हमारे यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में और अंडमान निकोबार में अवेलेबल है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो कि फ़ायदा क्या होगा, एक तो क्या होगा, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में डेवलपमेंट को हम रिवाइवल दे पाएंगे, कोविड के चलते ब्रेक लग गए थे ना एक बार। तो इसमें एक तो क्या है
कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एक तो इसको रिवाइवल देना, और दूसरा जो पब्लिक सेक्शन एंटरप्राइज है उधर का, और साथ में जो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रखेगी इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ये ध्यान रखनी है अपने को, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन क्यों लिया? क्योंकि होता क्या है देखो, कि हम बाहर से कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं और वो चीज़ अगर हमारे यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाए तो उसका फ़ायदा तो देखो इकोनॉमी ऑफ स्केल तो आएगी ही ना, तो वो सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ ले जाने का है। और इसमें देखो गवर्नमेंट ने न्यू ऑयल पाम स्कीम के लिए लगभग 11,040 करोड़ रुपए का पूरा बजट बताया है, और ये क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका मतलब इसमें कुछ स्टेट्स वहाँ पर जो नॉर्थ ईस्ट के और अंडमान निकोबार का, अंडमान निकोबार तो चलो यूटी है, पर नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट्स हैं उनका भी देखो कंट्रीब्यूशन रहेगा, साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो टोटल आउटले में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो कितना है, 8,844 करोड़ रुपए, ठीक है। इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और हमारे यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, उसको हम फुलफिल कर सकेंगे। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि क्रूड पाम ऑयल जितना हम यूज़ करते हैं उसका 98% तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इंपोर्ट पे हैवी मतलब डिपेंडेंसी है, तो उसको हम रिड्यूस करेंगे, अच्छा रहेगा। शुरुआत में 6.5 लाख हेक्टेयर ज़मीन को 2025-26 तक पाम की खेती के लिए लाया जाएगा, जिसमें शुरुआत और अल्टीमेटली टारगेट कितना है, 10 लाख हेक्टेयर का, ये लिख लेना आप, ठीक है। और साथ में आप देख सकते हो क्रूड पाम ऑयल की प्रोडक्शन की अगर बात करें तो 2025-26 तक 11.20 लाख टन का टारगेट है, जो कि 2029-30 में बढ़ाकर कितना किया जा रहा है, 28 लाख टन का, ठीक है। अभी हम देखें कि ऑयल सीड का प्रोडक्शन, जो कि हम एडिबल ऑयल यूज़ करते हैं ना, जिसमें मस्टर्ड हो गया या फिर आप देख सकते हो ग्राउंड नट है, ये ऑयल सीड है। ऑयल सीड की प्रोडक्शन भी इंडिया में बढ़ी है। 2014-15 में 275 लाख टन हुआ करती थी, जो कि बढ़कर के 2020-21 में कितनी होगी, 365.65 लाख टन, ठीक है। तो ऐसे में जो ये पाम ऑयल की प्रोडक्शन है ना, उसकी कैपेसिटी देखी जाए, मतलब एक एरिया लो, उस पर आप ऑयल सीड का खेती करो और उतने ही एरिया के ऊपर दूसरी आप पाम ऑयल की खेती करो, तो बोला आपको 10 से मतलब 10 to 46 टाइम ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिलेगी आपको पाम ऑयल की, जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होंगी उनमें। तो इस तरीके से बोला एनकरेजिंग रहेगा ये, ठीक है। और ये चीज़ एनकरेजिंग है तो फिर वो भाई वही बात है, नॉर्थ ईस्ट के लिए अच्छा रहेगा ये। ओके, आगे चलता है। नेक्स्ट न्यूज़ है एक्सप्लेन पेज से। देखो माइक्रो न्यूट्रिएंट ऐड करने की बात की गई है राइस फोर्टिफिकेशन की, कैसे, क्यों और इसका फ़ायदा क्या होगा वो जाने। देखो इंडिपेंडेंस डे का स्पीच था, उसको हमने पहले ही डिटेल में ले लिया था, जिसमें ये बोला गया था कि राइस को जो है, जो भी हमारे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन की स्कीम चल रही है उनमें फोर्टिफाइड राइस है वो प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, चाहे वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हो चाहे मिड डे मील स्कूल। और टारगेट किया गया है कि 2024 तक आते आते हम कंप्लीट कर लेंगे इसको, 100% अचीव कर लेंगे कि हाँ फोर्टिफाइड राइस है ना वो अवेल कराए जा रहे हैं जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको। राइस फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, देखो फसाई के हिसाब से भी डेफिनेशन दी हुई है। इसका मतलब क्या हो गया कि आप डेलिबरेटली असेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट है ना वो खाने के अंदर इंक्रीज कर रहे हो। इससे क्या हो जाएगा कि फूड क्वालिटी भी इंप्रूव होगी, न्यूट्रिशनल वैल्यू भी इंप्रूव होगी, और अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा कि हेल्थ के लिए जो रिस्क होती है ना उसको आप मिनिमाइज कर दोगे, ठीक है। इसके अलावा आप दूसरे वर्ड्स में हम राइस फोर्टिफिकेशन को ये भी कह सकते हैं कि आप माइक्रोन्यूट्रिएंट को ऐड कर रहे हो रेगुलर राइस के अंदर, ठीक है। और वो माइक्रोन्यूट्रिएंट ऐड करते टाइम पे ये भी देखोगे कि जो डाइटरी रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी होती रहे। ऐसा नहीं कि माइक्रोन्यूट्रिएंट जिनको आपने ऐड करने की कोशिश की वो तो ज़्यादा हो गए और फाइबर है या फिर कुछ और जो न्यूट्रिएंट है उनकी कमी आ गई, ऐसा नहीं। तो बैलेंस डाइट बनाने की कोशिश की जाती है इसमें देखो जो मेथड होता है ना, इसका सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्मल चावल लिया, उसका आपने फ्लोर में कन्वर्ट कर दिया, आटा बना लिया उसका, और उस आटा बनाने के बाद में आप वहाँ पर यूज़ करोगे जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट ऐड करना चाहते हो वो उसमें मिक्स कर दोगे, और मिक्स करके उसका एक पेस्ट क्रिएट कर लोगे, एक पेस्ट है ना लिक्विड जैसा। फिर उसके बाद में उस पेस्ट किए हुए मटेरियल को, जिसमें चावल का खुद का कंटेंट भी है और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने हमें वो भी है, अब क्या करोगे उस पेस्ट को आप धीरे धीरे यूज़ करोगे। एक्सट्रूजन बेस्ड एक मशीन आती है, ठीक है, एक्सट्रूडर मशीन बोला जाता है उसको,
ठीक है, उस मशीन में यूज करके आपको उसको छोटे छोटे साइज में, मतलब नॉर्मल साइज में जो चावल होता है ना राइस, बोलो उसी तरीके की साइज में आप कन्वर्ट कर दोगे और नए चावल बना लोगे और उनको आप बोल दोगे FRK। FRK का फुल फॉर्म अगर देखें तो यहां पर आप देख सकते हो, फोर्टिफाइड राइस कर्नेल। कर्नेल का मतलब हो गया कि आपने टेम्परेरी तौर पे राइस को मॉडिफाई करके कुछ नया राइस का कंटेंट बना लिया। हो गया अब इतना काम। अब क्या करोगे, आगे प्रोसेस क्या होगा कि जो नॉर्मल जो राइस होते हैं उन राइस के अंदर आप एक सर्टेन क्वांटिटी के अंदर वो FRK का मिक्स कर दोगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो नॉर्मल चावल खाया जाता है वो भी कंज्यूम हो और जो फोर्टिफाइड राइस है वो भी कंज्यूम हो जाए। तो ऐसे में ये एक बहुत ही अच्छा अपने आप में इनिशिएटिव है। FRK की शेल्फ लाइफ मैक्सिमम मतलब कम से कम 12 महीने होती है, ज्यादा कितनी भी हो सकती है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से देखें तो फोर्टिफाइड राइस जो है ना, फोर्टिफाइड राइस कर्नेल, उसकी साइज और शेप ऑलमोस्ट मोर और लेस जो हमारे पास में चावल जो यूज होते हैं, मतलब जिन चावलों में आप उनको मिक्स कर रहे हो ना उन चावलों के बराबर ही उनकी साइज देखने में मिलेगी। लेंथ और अगर विड्थ इनकी बात करो तो लेंथ एंड ब्रेड्थ में 5 mm से 5 mm बाई 2.2 mm की साइज का बनाया जाता है चावल को, है ना। फिर उसके बाद में आप देखो कि उस चावल को फिर बाद में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब समझ गए ना कि आपने पहले तैयार कर लिए न्यूट्रिएंट बेसिस पे, आर्टिफिशियल चावल हो गए एक तरीके से, मिक्स करके चावल के आटे के अंदर न्यूट्रिएंट मिला करके, और उस आर्टिफिशियल चावलों में से एक हिस्सा निकाल करके और मेन जो चावलों का स्टफ है उसके अंदर मिक्स कर दोगे। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, जो जरूरत है वो पूरी हो जाएगी। नॉर्मल देखा जाए ना तो इसमें आप देख सकते हो कि 1 किलोग्राम जो नॉर्मल राइस होता है ना, रेगुलर राइस, उसके अंदर 10 ग्राम FRK मिक्स किया जाता है, सिर्फ 10 ग्राम। ओके, और फिर वो मिक्स कर दिया ना, अब वो फोर्टिफाइड राइस हो गए, उनको आराम से कंज्यूम किया जा सकता है। क्योंकि इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा माल नरिशमेंट का यूज़ करता है। क्यों हमने ऐसा किया, इसके पीछे वजह क्या है कि जो फूड मिनिस्ट्री है उसके हिसाब से देखा जाए ना तो हर दूसरी वुमेन हमारे यहाँ पर एनीमिक है और हर तीसरा बच्चा स्टंटेड है। स्टंटेड का मतलब हो गया कि उम्र के हिसाब से जो हाइट होनी चाहिए वो नहीं मिलती हमारे यहाँ पर बच्चों को। और इंडिया जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107 कंट्रीज में 94th रैंक पे स्टैंड करता है। तो सीरियस हंगर कैटेगरी में इंडिया आता है। साथ में माल नरिशमेंट बहुत ज़्यादा है। और दूसरा, इंडिया में राइस सबसे ज़्यादा कंज्यूम होने वाली फूड है। तो ऐसे में स्टेपल फूड पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेटा अगर देखें तो पर कैपिटा राइस कंजम्पशन की बात करें इंडिया में तो लगभग 6.8 किलोग्राम पर मंथ कंजम्पशन करता है एक बंदा हमारे यहाँ पर चावल का। तो चावल को ही फोर्टिफाई करने के लिए इसलिए फोकस में लिया गया है। ठीक है, इसमें आप देखो फसाई के हिसाब से कि 1 किलोग्राम फोर्टिफाइड राइस अगर आप दोगे ना किसी को तो उसमें आयरन का कंटेंट भी होगा, फॉलिक एसिड का कंटेंट भी होगा, विटामिन B12 का कंटेंट भी होगा। और वो कंटेंट यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ है। आयरन कंटेंट कितना होगा 1 किलोग्राम अगर फोर्टिफाइड राइस दोगे तो 28 मिलीग्राम टू 42.5 मिलीग्राम। ऐसे फॉलिक एसिड है वो दिया जाएगा 75 से 125 माइक्रोग्राम। विटामिन B12 ये भी मिल जाएगा। इसके अलावा राइस को हम और दूसरे विटामिन या जो भी न्यूट्रिएंट है उनसे भी फोर्टिफाई कर सकते हैं, जैसे कि जिंक हो गया, विटामिन A हो गया, विटामिन B1 हो गया, विटामिन B2 हो गया, B3, विटामिन B6, इन सब के साथ में मिक्स किया जा सकता है। बनाने का तरीका सिंपल तरीका है, आराम से वॉश करो, क्लीन करो पानी से और कुक कर लो। न्यूट्रिएंट क्वांटिटी जो वैल्यू है वो एज इट इज बनी रहेगी। कैपेसिटी की बात करें इंडिया में तो अभी हम देख सकते हैं 2690 राइस मिल्स हैं इंडिया में। ठीक है, तो इनकी ब्लेंड यूनिट अगर देखें या फोर्टिफाइड राइस को मिक्स करने का ये पूरा देखा जाए तो ऑलमोस्ट अभी बहुत हद तक हमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। तो टोटल कैपेसिटी अगर देखें ना, करंट ब्लेंडिंग का मतलब फोर्टिफाइड राइस को या फिर फोर्टिफाइड राइस कर्नेल है उसको मिक्स करना है नॉर्मल राइस के साथ में और फोर्टिफाइड राइस क्रिएट करने हैं। ठीक है, तो ऐसे में हमारे पास में 13.67 लाख टन की कैपेसिटी है, 14 की स्टेट्स हैं। और इस FRK की प्रोडक्शन की बात करें तो ये देखो 7250 टन से बढ़कर के 60,000 टन तक हम बढ़ा लेंगे आने वाले 2 सालों के अंदर। तो इसका फायदा देखो पूरे देश को मिलेगा। ये चीज़ यहाँ पर बार बार बताई जा रही है, एक बार आप खुद से नज़र डाल लेना ध्यान से कि कौन कौन से स्टेट्स में चला है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे पहले 2019-20 में किया जा चुका है। ठीक है, ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होगी। इसको देखो फोर्टिफिकेशन ऑफ द राइस एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अंडर PDS नाम से शुरू किया गया था, ये देख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, इसमें बजट आउटले कितना था 174.64 करोड़ रुपीस और 15 स्टेट्स के 15 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इसको इंप्लीमेंट किया गया था। फिर उसके बाद में
मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 6 स्टेट्स तो देखो फोर्टिफाइड राइस ऑलरेडी दे रहे हैं, जिनमें महाराष्ट्र गुजरात इंक्लूडेड है। इसके अलावा 4 स्टेट्स भी अब जल्दी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। अच्छा, कैसे पता पड़ेगा कि कोई भी कट्टा जो है, या फिर आप कह सकते हो जो भी पैकिंग है, जूट पैकिंग, उसमें कहाँ से पता पड़ेगा कि वो, एक सेकेंड, फोर्टिफाइड राइस है कि नहीं? तो उस पर देखो +F लिखा रहेगा एक तो, और साथ में ये भी लिखा होगा कि फोर्टिफाइड विद आयरन, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12। तो ऐसे में ये मैंडेटरी रहेगा ये लाइनें लिखना उस पैकेट के ऊपर, तब पता पड़ जाएगा। दूसरे कोई ऐसे कंट्रीज जो ऐसा कुछ कर चुके हैं? जी बिल्कुल, राइस फोर्टिफिकेशन, यूनाइटेड स्टेट्स, पनामा, कोस्टारिका, निकारागुआ, पपुआ न्यू गिनी, इसके अलावा फिलीपींस और सोलोमन आइलैंड्स, ये ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर रहे हैं इस तरीके की स्कीम को। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर हम इकोनॉमी पेज पे आ गए, जिसमें बोला जा रहा है ग्रोसली इन्फ्लेटेड, मतलब क्लियर पता पड़ रहा है कि बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट किया गया है। ठीक है, कि पावर मिनिस्ट्री ने जो फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए जो भी लॉसेस का एस्टिमेट लगाया ना डिस्कॉम्स के, बोलो वो बहुत ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो क्या आ जाती है कि सरकार चाह क्या रही है? सरकार का टारगेट है कि कॉमर्शियल लॉसेज है ना पावर डिस्ट्रीब्यूशन में, उनको कम करते करते 12 से 15% की रेंज में लाया जाए। एक तो ये, दूसरा कि जितना जो एवरेज एक यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की प्रोड्यूस करने में और उसकी सप्लाई में जो खर्चा लगता है उसका, और जो एवरेज रेवेन्यू कलेक्ट होती है उसके बीच का जो गैप है उसको जीरो करना, कि भाई जितनी लागत हुई उतनी कम से कम कमाई तो हो, कम से कम घाटे में तो ना जाए, तो वो जीरो करना इस गैप को। ये टारगेट है फाइनेंशियल ईयर 2025 आते आते। ठीक है, तो ये है मेन चीज़। बाकी तो देखो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, डिस्कॉम्स हैं, उनके लिए देखो कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए जो लॉस था वो कितना मिला, 32,898 करोड़ रुपए। और पावर मिनिस्ट्री ने अपनी तरफ से वेंसडे को एक एस्टिमेट डिक्लेयर किया है कि फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर तो लॉस रहा 60,000 करोड़ का, और फाइनेंशियल ईयर 2021 का मतलब 2020-21, तो उसमें 90,000 करोड़ का लॉस होगा। तो आप देखो इतना लॉस बढ़ सकता है क्या? तो इस चीज़ को एक्सपर्ट जो है ना वो साफ साफ बोल रहे हैं कि ये ओवर एस्टिमेशन है और इस चीज़ को करेक्ट करने की ज़रूरत है। बस इसी चीज़ पे ये इर्द गिर्द घूम रहा है, देखो। ठीक है, हमारे यहाँ पर जो एस्टिमेशन का काम ये है, ये देख सकते हो, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ये इस तरीके की कैलकुलेशन करता है। जो मेन चीज़ थी वो हमने देख ली। अब हम चलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के ऊपर सीधा। देखो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ना वो ब्रिक्स कंट्रीज के ग्रुप में आता है। ब्रिक्स का मतलब आप जानते हो, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो फोर्ट लेजा समिट जब हुई थी ब्रिक्स की, फोर्ट लेजा मतलब हो गया कहाँ पर हुई थी ये समिट? ये ब्राज़ील में है। ठीक है, रियो डी जेनेरियो के पास में, वहीं पर है। ठीक है, तो उसमें मीटिंग हुई थी, तब ये फाइनल हुआ था कि क्यों ना हम सब भी मिलकर के एक नया बैंक स्टैब्लिश कर दें। क्योंकि देखो उस टाइम पे यूएसए एक चैलेंज था, जब ये ब्रिक्स की बातचीत हुई थी ना 2010 के आसपास में, तो देखो उस टाइम पे यूएसए चैलेंज था, चाइना इतनी प्रॉब्लम नहीं थी इंडिया के लिए। चाइना और इंडिया यूँ लग रहा था कि बहुत आगे प्रोग्रेस करेंगे, एशियन सेंचुरी होगी, पर ये नहीं पता था इतना कॉन्फ्लिक्ट होगा चाइना और इंडिया के बीच में। ठीक है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक स्टैब्लिश किया गया था ब्रिक्स कंट्रीज़ ने मिलके। तो उस चीज़ को देखो कंटिन्यू करते हुए अभी 5th मीटिंग हुई है ब्रिक्स इंडस्ट्री मिनिस्टर्स की, जिसमें हमारी तरफ से पीयूष गोयल जी पार्टिसिपेट करने गए। तो उन्होंने ये कहा कि क्यों ना हम एनडीबी का जो सिनेरियो है उसको और ज़्यादा एक्सपेंड करें और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी फोकस करें। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको पता ही है, नॉर्मली आप एजुकेशन की बात करते हो, हेल्थ की बात करते हो, तो हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में भी हमें काम करने की ज़रूरत है, और इसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसको लोन देना चाहिए। एक काम आप जरूर करोगे, एनडीबी के बारे में पूरी डिटेल पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप, ऐसी इंस्टीट्यूशंस के क्वेश्चन आ जाते हैं प्रीलिम्स में। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो क्या है, एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है, जिसका एम क्या था कि कैसे भी करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो भी हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया कि आप नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉइटेशन ना करते हुए अपनी प्रोग्रेस इंश्योर करो, साथ में ये भी देखो कि आने वाली जनरेशन्स के लिए आप उतने ही मतलब अधिकार छोड़ो जितने आपने यूज़ किए हैं। ठीक है, मतलब फ्यूचर जनरेशन्स के एस्पिरेशंस को बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो ना, इसका मतलब वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है जो कंटिन्यूसली बना रहेगा। तो इन चीज़ों को इंश्योर करने के लिए ब्रिक्स नेशन ने एनडीबी स्टैब्लिश किया था। इसमें आप देख सकते हो कि मेजर अभी तक बड़े बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं वो इंडिया में चल रहे हैं।
चाहे वो मुंबई मेट्रो रेल की बात करो या फिर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें, तो अभी तक लगभग 1 बिलियन इमरजेंसी असिस्टेंस लोन जो है वो इकोनॉमिक रिकवरी के लिए दिया जा चुका है। किसको? इंडिया को, कोविड-19 से रिकवर करने के लिए। तो इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए हमारी तरफ से हमारे जो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने ये कहा कि क्यों ना हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए भी एनडीबी का स्कोप है वो बढ़ाएं। ये देखो, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ाने का भी एक पॉइंट है, कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज करने का। तो जो मोटी मोटी न्यूज़ थी वो हमने देख ली, और एक छोटी सी रिपोर्ट हो रही है यहाँ पर, एक WTO की रिपोर्ट है, वो ये कि जो ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड है ना, जो गुड्स में ट्रेड होता है, बोलो वो लगातार एक रिकवरी देखने को मिल रही है कोविड-19 पैंडेमिक के बाद में। ये WTO के गुड्स ट्रेड बैरोमीटर के द्वारा रिलीज किया गया है ये डेटा, ये ध्यान रखोगे। गुड्स ट्रेड बैरोमीटर WTO, उनके द्वारा क्या बताया गया है कि मर्चेंडाइज या फिर गुड्स के अंदर जो ट्रेड हो रहा है ग्लोबल सप्लाई चेन में, बोलो वो रिकवर हो रहा है। अच्छी बात है, ये अच्छे सिग्नल है। ठीक है, तो इस डिस्कशन में इतना ही था। न्यूज़पेपर आपको सुबह मिल ही जाएगा, और शुरू में जो चीज़ें मैंने बताई प्लीज़ आप उनको थोड़ा ध्यान रखें। थैंक यू।